हाँ भाई बच्चों, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? आपका टेस्ट निकाल रहा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो गया है, सर्दी गर्मी हो गई है। ओके। हाँ भाई बच्चों, अब जरा देखिएगा, एक एक करके सारी बातें डिस्कस करेंगे, टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। ये आ गया। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है? क्लियर है? यस। हाँ जी, बहुत सही, बहुत सही। तो सारे बच्चे एक एक करके मुझे ये बताएं कि कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? सभी बच्चों ने टेस्ट दिया था ना? यस। हाँ, आधार टेस्ट जो था वो सबने दिया था? जी सर, जी सर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। नहीं, एक कौन है, ये मार खाएगा। बहुत सही, बहुत सही। यस 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 यस, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा, ठीक है। कल जो संडे को आधार टेस्ट नंबर 1 हुआ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिर यस, हाँ, फिर आज का टेस्ट डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट टेस्ट जो अगले संडे को होगा उसका सिलेबस बता दूंगा आपको, उसका सिलेबस भी बताऊंगा। जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं और ऑन टाइम रहिए सभी बच्चे, ऑन टाइम। हाँ, तो चलो आपको ये सारी बातें बताता हूं एक एक करके, ठीक ठीक है। देखो, आधार टेस्ट जो हमारा था, पहले मैं टेस्ट का डिस्कशन करूंगा। डिस्कशन का मतलब क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, है ना, मगर वो किस लेवल का टेस्ट था, कैसा टेस्ट था, वो बताऊंगा। तो चलिए मैं पहले टेस्ट पे चलता हूं। ये देखिए, ये हमारा आधार टेस्ट है जो आपको कराया गया है। ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री, यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट है, यहां से बच्चों केमिस्ट्री स्टार्ट है। ये देखिए, केमिस्ट्री में आपका टॉपिक क्या क्या था, मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये टेस्ट तो आपने दिया ही है। केमिस्ट्री में आपका टॉपिक था मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, है ना। टॉपिक था तुम्हारा मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, मोल, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये टॉपिक था। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना के दिए, आपने देखा होगा कि इसमें कोई भी क्वेश्चन कट पेस्ट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कहीं किसी बुक से उठाओ, किसी डीपीपी से उठाओ। ये क्वेश्चन मैंने खुद लिख के दिए हैं और खुद टाइप करवाए हैं। मतलब खुद टाइप कराने के लिए तो हमारे पास बहुत लोग रहते हैं और प्रूफ रीड के लिए भी, मगर ये लिखे मैंने खुद है। हाँ, तो अब आप सब लोग जरा एक बात समझें, ये जो टेस्ट था इसके सारे क्वेश्चन आपने किए, बहुत अच्छा है। इसको मैं डिस्कस भी करूंगा, इसको कल डिस्कस करूंगा, कल लास्ट के 15 मिनट में डिस्कस करूंगा। आज आप क्या कर लीजिएगा, एक बार इसको और अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो घर पे लगा ले, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो घर पे लगा ले, ठीक है। मैं इसको पीपीटी में ही लगा छोड़ दूंगा। मैं पूरा टेस्ट जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरा टेस्ट इसी पीपीटी में लगा छोड़ दूंगा। यहां से डाउनलोड करके इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है।
कल मैं पूरा टेस्ट डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको वो बता देता हूं कि ये जो सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद लिखे, जैसे आप लोगों को बहुत अच्छा पेपर मिल सके। ये देखिए, बहुत अच्छा पेपर मिल सके, ये देखिए, ठीक है। यदि कोई पूछता है क्या ये लेंदी टेस्ट था, टफ टेस्ट था, नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि हर क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, मगर ये नॉर्मल टेस्ट है, आधार टेस्ट है। अभी शुरुआत हुई है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ज्यादा इजी नहीं। अब हम लोग धीरे 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 चलेंगे, आपको पता है। हाँ, मगर कॉन्सेप्चुअल टेस्ट था ये टेस्ट कॉन्सेप्चुअल जरूर था। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसी के क्वेश्चन सही होंगे, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जिसका कॉन्सेप्ट हिला डुला होगा, उसको दिक्कत आएगी, उसको दिक्कत आएगी, उसको लगेगा आंसर गलत है, उसको लगेगा क्वेश्चन गलत है, ऐसा। और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बहुत आराम से इस टेस्ट को करता चला जाएगा, बहुत आराम से इस टेस्ट को करता हुआ चला जाएगा। तो इस टेस्ट के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। कब? कल। एक बार आज और लगा लीजिएगा, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं लगाया है वो टेस्ट लगा लेंगे। अच्छा, वेरी गुड, 80 आउट ऑफ 180 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री में पूरे पूरे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो जो भी कुछ है, एक मैंने क्वेश्चन में लैंग्वेज को घुमाया था। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं कल डिस्कस करूंगा इस पूरे पेपर को, जैसे आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या आंसर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे। एक बच्चे कह रहे सर एक आंसर भी गलत था। बेटा वो हसन, कल डिस्कस करूंगा तो पता चल जाएगा आंसर गलत था या आपका कॉन्सेप्ट गलत था, है ना। कल डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे ईमानदारी से टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट देने में दो खूबियां हैं। पहला, आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो नया क्वेश्चन 30-40 सेकंड में करना भी पड़ेगा, वो नया क्वेश्चन 30-40 सेकंड में करना भी पड़ेगा। X2 मॉलिक्यूल वाला आंसर गलत था सर। अच्छा, X2 मॉलिक्यूल वाला, ये है X2 मॉलिक्यूल। कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ X2 इज लिक्विड, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर X2? फोर्स एक्ट बिटवीन X2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल एक्ट करेगा। X2 मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड, रॉन्ग स्टेटमेंट। X2 मॉलिक्यूल ऑक्युपाइड फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। X2 मॉलिक्यूल टेक शेप ऑफ कंटेनर, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें ढूंढना होगा। ये करेक्ट की जगह शायद इनकरेक्ट होगा, है ना। या इसके ऑप्शन दिए, एबीसीडी दिया है क्या? अच्छा, एबीसीडी दिया है, हाँ, एबीसीडी में दिया है। तो इसका आंसर ये छोड़ के, बी छोड़ के, ए सी डी होंगे। ए सी डी, ए सी डी सेकेंड आंसर आएगा। 31 का सेकंड आएगा बच्चों, 31 का सेकंड। क्यों? क्योंकि H2 मॉलिक्यूल एक लिक्विड है, और जब ये लिक्विड है तो लिक्विड के बीच में क्या होता है? फोर्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ये कौन है जो मार खाएगा? 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी चाहे तुम 10 लीटर कंटेनर में रखो, चाहे 1 लाख लीटर कंटेनर में रखो, वो एक ही लीटर रहता है। तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती। तो लिक्विड मॉलिक्यूल ऑक्युपाइड फिक्स्ड वॉल्यूम सही है। लिक्विड मॉलिक्यूल शेप ऑफ, लिक्विड मॉलिक्यूल कैसा शेप रखते हैं? जो कंटेनर का शेप होता है। तो बी छोड़ के सब सही है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल टाइडली पैक्ड नहीं होते, टाइडली पैक्ड होते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल, टाइडली पैक्ड होते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आप आराम से कर लीजिए। मैं पेपर इसी में लगा छोड़ दूंगा, पूरा पेपर है विद आंसर की, विद सोल्यूशन, पूरा पेपर लगा हुआ है। आप इसको आराम से सॉल्व करिएगा, जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व किया है ना। कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे, कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे, और आपको बताएंगे आपको कितने क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे, कितने क्वेश्चन नहीं करने चाहिए थे। सारी डिटेल मैं कल दूंगा कि आपको इतने क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे, आपको इतने क्वेश्चन नहीं करने चाहिए थे, या आपको सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे। ये सारी डिटेल मैं कल दूंगा आपको पेपर की एनालिसिस, क्योंकि कल हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, कल हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। कि आज सॉल्व करें, बताओ, आज सॉल्व किया जाए कि कल?
यदि सारे बच्चे ने कर रखा हो तो आज ही सॉल्व कर देते हैं, पहले थोड़ा पढ़ा लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। हाँ, कल, आज, कल, आज, बहुत सारे बच्चे कल कह रहे हैं, बहुत सारे आज कह रहे हैं। तो देखो कुछ बच्चों ने पेपर नहीं दिया होगा, वो लगा ले फिर सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कल सॉल्व करेंगे, है ना, कल सॉल्व करेंगे। और सभी बच्चों से मेरी पहली और आखिरी हिदायत है, देखो सभी बच्चे सुने, यदि आप टेस्ट नहीं दोगे बच्चों तो ध्यान रखना सिलेक्शन भी नहीं होगा। आप चाहे जितना हार्ड वर्क करते हो, चाहे जितनी अच्छी प्रिपरेशन करते हो, मगर टेस्ट जो होता है आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। उसके कई बेनिफिट है। पहला, आपको एक अचानक नई लैंग्वेज का क्वेश्चन देखने को मिलता है और जिसको करने के लिए आपको 30 से 40 सेकंड पता चलते हैं। इससे यह पता चलता है कि आप नए क्वेश्चन को फेस कैसे करोगे उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जिस टाइम ड्यूरेशन में एग्जाम में देना है। दूसरा, आपकी जो सिली मिस्टेक होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है यदि आप उसी फॉर्मेट में एग्जाम देते जा रहे हो, उसी टाइम टेबल पे एग्जाम देते जा रहे हो जिस टाइम टेबल पे नीट में आता है। अगला, आपको सारा का सारा सिलेबस रिवाइज हो जाता है क्योंकि आप बहुत ईमानदारी से टेस्ट देने आए हो, बहुत ईमानदारी से टेस्ट देने आए हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक तरह का लिटमस टेस्ट होता है क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा, मगर क्या उस टाइम लिमिट के अंदर, क्या उस प्रेशर के अंदर आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसका लिटमस टेस्ट होता है टेस्ट का पेपर। तो साथ साथ में ये आपको ये भी बताता चलता है कि कौन कौन से चैप्टर अभी आपके बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, कौन कौन से चैप्टर अभी आपके वीक है या सब टॉपिक वीक है। तो यार टेस्ट आपको पूरी एनालिसिस देता है। तो सभी बच्चे टेस्ट 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 जरूर जरूर दें। आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाओ, हर संडे का टेस्ट दो। मंथन बैच में हर संडे टेस्ट है, तो हर संडे आप टेस्ट दीजिए यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है। तो सभी बच्चे टेस्ट जरूर दें। हाँ, सिली मिस्टेक हुई है दूर हो जाएंगी, सिली मिस्टेक हुई है दूर हो जाएंगी। क्यों? इसीलिए तो टेस्ट देना जरूरी होता है कि आपको अपनी सिली मिस्टेक पता चलेंगी। अगली बार आप ध्यान रखोगे कि यार इस तरह की सिली मिस्टेक नहीं करनी है, इस तरह की सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो आप टेस्ट जरूर दीजिए। और छोटा छोटा सिलेबस है, ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा सिलेबस आ रहा है पढ़ाई करने में दिक्कत है, छोटा छोटा सिलेबस है। अब टेस्ट नंबर 2 का मैं सिलेबस लिख देता हूं, है ना। टेस्ट नंबर 2, देखो अगला टेस्ट भी आधार टेस्ट है आपका, अगला टेस्ट भी आधार टेस्ट है, आधार टेस्ट है, अगला टेस्ट भी आधार टेस्ट है। क्योंकि अभी चैप्टर की शुरुआत है तो अभी आधार टेस्ट चल रहे हैं, छोटे टेस्ट। आधार टेस्ट नंबर 2, उसका सिलेबस क्या है जरा देखो, उसका सिलेबस क्या है केमिस्ट्री में, ठीक है। देखो, इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म। आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रहा हूं ना, कंसंट्रेशन टर्म, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंसंट्रेशन टर्म, ये दो हेडिंग है अगले टेस्ट का सिलेबस। जो इनकमिंग टेस्ट है उसका सिलेबस ये दो हेडिंग है, ठीक है, ठीक है। इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंसंट्रेशन टर्म, ये दो हेडिंग है सिलेबस में। और वो कब होगा? 8 है, 8 के बाद क्या होगी? 16 होगी, आई थिंक तो 16 तारीख को होगा। चलो अब आप सब लोग कमर कस लो, अब आप सब लोग कमर कस लो आज के टीएसडी के लिए। आज के टीएसडी का टेस्ट सब लोग जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। आप लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके आए होंगे, तो लास्ट लेक्चर का टेस्ट आप सभी बच्चे बस मुझे ये बता दो, आप सभी बच्चे मुझे ये बता दो लास्ट क्लास में खत्म कहां तक किया था। पहला टेस्ट आपके स्क्रीन पे आने वाला है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, करिए। प्रिंस कह रहा है टेस्ट ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा बेटा प्रिंस,
तो मैंने इस पीपीटी के पीछे, इस पीपीटी में पूरा टेस्ट पेपर लगा दिया है प्रिंस, आप वहां से कर लीजिएगा। बताइए, सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे बताएं। What would be the mole fraction of solute in 20% mass by mass equals solution of Ki? आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताना है, तो सॉल्यूट कौन है? Ki। बताइए क्या आंसर आएगा। लास्ट क्लास में मैंने मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ाया था, लास्ट क्लास में मैंने मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ाया था। बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। अब देखो 20% वेट बाई वेट का क्या मतलब होता है, बताओ भाई। आप लोग पहले क्वेश्चन का जवाब दें, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। अच्छा, रजत, रंजन कह रहा है इंपीरिकल फार्मूला का क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। रंजन, इंपीरिकल फार्मूला में तो कुछ करना ही नहीं है, मास परसेंटेज, एटम के मोल निकाल के उनका रेशियो बना देना है। एटम के मोल का जो रेशियो होता है वही इंपीरिकल फार्मूला है, बस वही इंपीरिकल फार्मूला है। अच्छा, इंद्रजीत कह रहा है सर मेरी आज फर्स्ट लाइव क्लास है। ओके, जिन बच्चों की आज पहली लाइव क्लास है या अभी वो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, पहली दूसरी तीसरी लाइव क्लास है, वो पुराने लेक्चर को भी देखें। खूब टाइम है अभी आपके पास, सारे लेक्चर को देखें, आज से लाइव ज्वाइन कर लें और साथ साथ में पुराने लेक्चर को देखते चलें। थोड़ा बहुत हो सकता है कंफ्यूजन आए क्योंकि आप पहली लाइव क्लास में होंगे, मगर आप पुराने भी देखते जाओगे और इसको भी देखते जाओगे तो 2-4 दिन में आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा और आप बहुत अच्छा कर पाओगे। हाँ, बहुत अच्छा कर पाओगे। हाँ, गौरव भी कह रहा है मेरी फर्स्ट क्लास है। हाँ, जिनकी भी फर्स्ट क्लास है वो आज से लेक्चर, लाइव लेक्चर को भी देखिए और जो पुराने लेक्चर हो चुके हैं उनको भी टाइम टू टाइम पूरा करते जाइए। शाम को एक एक दो दो लेक्चर देखिए। हाँ भाई, आप सभी बच्चों को पता है कि मैं पर डे टेस्ट लेता हूं। जो पिछली क्लास में पढ़ाया है उस सब टॉपिक का इस क्लास में टेस्ट है और जो इस क्लास में पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट कल होगा। तो पहले टेस्ट में 2 क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं टीएसडी। तो देखो पहला क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करके भी बताता हूं। व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 20% मास बाय मास इक्वल सॉल्यूशन ऑफ केआई। देखो मैंने आपको मास बाय मास दिया है, मास परसेंटेज दिया है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, पहली क्या होता है, जो पहले लिखा होता है वो किसका मास होता है, सॉल्यूट का मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बच्चों, 20 ग्राम। ठीक है, अब सॉल्यूशन कितना हुआ, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100। पहला क्या होता है, सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है, सॉल्यूशन, और परसेंटेज का मतलब 100। तो सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हुआ, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये क्या आ गया, सॉल्वेंट। तो इतने ग्राम है मास ऑफ सॉल्वेंट, इतने ग्राम है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन का हमारा फार्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कह रहा है, सॉल्यूट कौन है, के आई। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, नीचे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब के आई के मोल कितने हुए, के आई के मोल कितने होंगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये देखो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये आ गया के आई का मोल। अब वाटर के मोल कितने हुए, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये आ गया वाटर का मोल। अब दोनों के मोल निकाल लेते हैं, दोनों के मोल निकाल लेते हैं। डिवाइड करिए भाई बच्चों, 20 डिवाइडेड बाय 166, ये आ रहा है 0.12। अब 80 डिवाइडेड बाय 16,
5 12 16 नहीं 18 है यार, 80 डिवाइडेड बाई 18 4.44। अब रख दो, इसके मोल कितने हैं 0.12 0.12 4.44, तो 0.12 डिवाइडेड बाई, अब कोई बच्चा चाहे तो इस जगह से क्वेश्चन को छोड़ सकता है, अपने आप आंसर निकल आएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो 0.12 में आप एक से बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। 0.12 कोई आंसर ही नहीं है, 0.12 से छोटा कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब आंसर नन ऑफ दीज ही होगा। क्यों, आप 0.12 में और बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो। अरे जैसे ऐसा है, जैसे ऐसे 4 है, 4 डिवाइडेड बाई ग्रेटर देन 4, 4 डिवाइडेड बाई 7, तो 4 डिवाइडेड बाई 7 कर रहे हो तो जो भी कोई आंसर आएगा 4 से छोटा आएगा, है ना। नहीं तो कर लो, कोई बात नहीं। मान लो किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर आप क्या मैथ्स बता रहे हो, तो कर लो यार, इसमें क्या है। ये लो, आंसर आ रहा है 0.026। अब 0.026 कोई आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्लियर। अच्छा, अब आपके पास आ रहा है टीएसडी नंबर 2। कैसे किया समझ गए। देखो मास परसेंटेज देके मोल फ्रैक्शन पूछ रहा था। अब मास परसेंटेज को पढ़ना मैंने पीछे सिखाया है आपको, मुन्ना गलती मत करना नहीं तो पिट जाओगे। मास परसेंटेज को पढ़ना सिखाया है। पहला किसका होता है, सल्यूट का मास, दूसरा किसका होता है, सॉल्यूशन का मास। तो 20 ग्राम सल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम सल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना हुआ, सॉल्यूशन माइनस सल्यूट, सॉल्वेंट आ गया। तो मास ऑफ सल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब ये रहा दूसरा टीएसडी नंबर क्वेश्चन, टीएसडी नंबर 2। बताओ भाई, सारे बच्चे बताएं, टीएसडी नंबर 2 इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। टीएसडी नंबर 2, 1 mole glucose dissolved in 1 mole water. Select the incorrect statement for solution. Incorrect statement select करना है। जल्दी जल्दी आंसर दो, बताओ भाई। हाँ, 1 मोल ग्लूकोज को 1 मोल वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.5, मोल परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज 50, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज 50, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.5। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो सिंपल सी बात है, यदि मोल बराबर है तो मोल फ्रैक्शन हमेशा हाफ आएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है, यदि मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में बराबर है, क्या है, इक्वल, वो कुछ भी हो बस इक्वल है, तो मोल फ्रैक्शन दोनों के बराबर आएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपस में बराबर आएंगे, और कितने आएंगे, हाफ आएगा। कितना आएगा, हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, 0.5। और ना मानो तो करके देख लो, ये कॉन्सेप्ट भी दिया था, और नहीं तो करके देख लो। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज मोल ऑफ सोल्यूशन। मोल ऑफ ग्लूकोज 1, मोल ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ, 1 + 1 2, ये देखो 0.5। अब यदि 0.5 ग्लूकोज है, 0.5 ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन है, तो 0.5 वाटर का भी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1।
दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। तो मुन्ना ये कितना है 0.5। अब मैंने आपको ये भी बात पढ़ाई है कि मोल परसेंटेज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इंटू 100। यदि फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज बन जाता है। तो 0.5 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज बन गया। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये मोल फ्रैक्शन लिखा है और ये मोल परसेंटेज लिखा है, और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये और ये स्टेटमेंट सही है। अब मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 50% होगा कि नहीं? नहीं होगा। मास परसेंटेज 50% कब होगा? जब दोनों के मास बराबर हो, और दोनों के मास बराबर नहीं है। क्यों? मोल को मास बनाओ तो मास ऑफ ग्लूकोज क्या आएगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम। मास ऑफ वाटर क्या आएगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम। अब यदि दोनों के मास इक्वल नहीं है तो मास परसेंटेज कभी आधा नहीं आएगा, हाफ नहीं आएगा। चेक कर लो, चाहो तो निकाल लो और नहीं तो निकालने की मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है। मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, अब आप इसको निकालो, मास ऑफ ग्लूकोज मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब ये 50% नहीं आएगा, अब ये 50% नहीं आएगा। तो आंसर क्या है? सी। आंसर क्या है? सी। दोनों क्वेश्चन आपके लिए मस्त डाले गए और ये दोनों बनाए हैं। आप गूगल में सर्च करो, आंसर नहीं मिलेगा या इस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं मिलेगी। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है मगर इस लैंग्वेज के साथ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों खुद लिखे हैं। आपको हमेशा मैं नए क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, जैसे आपका दिमाग नए क्वेश्चन पे सोचना सीख जाए, नई लैंग्वेज को पकड़ना सीख जाए। क्योंकि वहां पर कुछ नहीं आना है, यही क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट लगेंगे, बस लैंग्वेज नहीं होगी, बस लैंग्वेज नहीं होगी। हर क्वेश्चन में नई लैंग्वेज लिखी होगी। तो नई लैंग्वेज को पढ़ना और विद इन द सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड परफॉर्म करना आप सीख जाओ। हमें वो चीज बिल्डअप करनी है कि आप नई नई लैंग्वेज को पढ़ के क्वेश्चन को लगाना सीख जाओ, बस। चलो सब लोग अपना अपना रिजल्ट बताओ। दो में से किसके कितने सही? दो में से किसके कितने सही? रिजल्ट बताइए। दो क्वेश्चन में से किसके कितने सही? 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 1। एक बच्चा जीरो भी है। हाँ, यस 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 यस। बहुत सही। एक जीरो भी है। भाई जो बच्चे जीरो हैं वो मुझे बताएं कि उनके जीरो क्यों हैं, उन्होंने क्या बदमाशी की है जो जीरो है। यस 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1। हाँ, जीरो कैसे है? यस जीरो वालों या तो वो नए बच्चे हैं या उन्होंने कल की क्लास रिवाइज नहीं की है। कल मतलब फ्राइडे की क्लास। या तो उन बच्चों ने फ्राइडे की क्लास की नहीं है। हाँ, फ्राइडे की क्लास में एब्सेंट था। तो देखो भाई, आप क्लास को एब्सेंट करोगे तो दिक्कत आएगी। देखो, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। हम दूसरों से अच्छा आपको पढ़ा सकते हैं, हम दूसरों से अच्छा आपको गाइड कर सकते हैं, मगर ध्यान रखना सिलेक्शन आपके हाथ में है। जितनी भी चीजें पढ़ाएंगे, जितने क्वेश्चन कराएंगे, जितने कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये सब आपको दिमाग में स्टोर रखने पड़ेंगे। और जब आप स्टोर नहीं रखोगे तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको क्लास में रेगुलर रहना है और पीछे की चीजें रिवाइज करते रहना है। मैंने हर बच्चे को यह बात बोली है पहले दिन से, जैसे वो भ्रम में ना रहे कि नहीं यार सर्वेश दीक्षित से पढ़ रहे हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, हमने अपने 22 साल के कैरियर में किसी का सिलेक्शन नहीं कराया और ना आगे फ्यूचर कराऊंगा। सिलेक्शन बच्चा खुद लेता है, वो खुद सेलेक्ट होता है, सारी मेहनत उसकी होती है। हम दूसरों से अच्छा तुम्हें गाइड करेंगे, हम दूसरों से अच्छा तुम्हें पढ़ाएंगे। जो पढ़ाएंगे पेपर में उसी तरह के क्वेश्चन, उसी तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे। ये सारी मेरी जिम्मेदारी है।
मगर उन पर काम करके परफॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। तो सिलेक्शन में 40% मेरा रोल है, 60% आपका रोल है, और वो 60% आप हो। आप तो आप अपनी ताकत को पहचानो, आप अपनी ताकत को पहचानो। चलिए, वेरी गुड। तो अब आ जाते हैं आज की हेडिंग पे। आज की हमारी हेडिंग क्या होगी? मोल फ्रैक्शन पूरा पढ़ा दिया था, मोल फ्रैक्शन पूरा पढ़ा दिया था। ये बताओ पहले सब लोग, कुछ बचा तो नहीं था मोल फ्रैक्शन में? मोल फ्रैक्शन मैंने पूरा पढ़ा दिया था। यस यस यस। तो चलो, आज हमारी हेडिंग है कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी। अब मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म का क्या मिक्सचर है? मोलैलिटी किस तरह से निकालोगे? हाँ देखो, मोलैलिटी किस तरह से निकालोगे, इसकी डिफिनीशन बताता हूं, इसकी डिफिनीशन बताता हूं। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट लेना है बच्चों? और ध्यान रखना, सोल्यूशन नहीं लेना, सॉल्वेंट लेना है। इकलौती यही डिफिनीशन है जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, सारी डिफिनीशन सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। आप चेक करो, मास परसेंटेज में क्या पढ़ाया? 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट का मास है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मास है वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, है ना। फिर मैंने क्या पढ़ाया? 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मास है उसे पीपीएम ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। और फिर मैंने कहा 10 की पावर 9 ग्राम में जितना सॉल्यूट का मास है उसे पीपीबी कहते हैं। देखो सब सॉल्यूशन में निकाला जा रहा है। मोल फ्रैक्शन में क्या पढ़ाया? 1 मोल सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। यही तो पढ़ाया। ये इकलौती एक डिफिनीशन है जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है। अच्छा खुशी बेटा, खुशी आप क्या करना, इस लेक्चर के पीछे मैंने टेस्ट पेपर लगा रखा है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा आज, है ना। तो देखो, ये मोलैलिटी डिफिनीशन किसकी होती है? मोलैलिटी डिफिनीशन में ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट होता है। पहला पॉइंट क्या है? सॉल्वेंट होता है। अब डिफिनीशन क्या है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल पड़े होते हैं उसे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 किलोग्राम पानी है, अब 1 किलोग्राम पानी में आपने 2 मोल सॉल्यूट डाल दिए। आंसर बताइएगा। 1 किलोग्राम पानी में मैंने 2 मोल शुगर डाल दी, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी हुई? डिफिनीशन क्या है मोलैलिटी की? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल होते हैं उसे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो 1 किलोग्राम पानी में 2 मोल मैंने शुगर डाली है, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? 2। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल पड़े हुए हैं उसे ही मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो डिफिनीशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम, सॉरी, डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, स्पेसिफाई कर दे रहा हूं कि सॉल्वेंट। ये देखो, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल होते हैं उसे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। डिफिनीशन समझ में आई? क्या है डिफिनीशन? क्या है डिफिनीशन? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल पड़े हैं उन्हीं सॉल्यूट के मोल के नंबर को मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको?
अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या होगा? तो जरा देखो इसका फार्मूला, सभी बच्चे जरा समझते जाएं। इसका फार्मूला क्या होगा? देखो, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और क्या है? केजी। ये देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसकी यूनिट क्या आएगी? यूनिट ऑफ मोललिटी। मोललिटी की यूनिट क्या आएगी? देखो, यूपर वाली वैल्यू किस में है? मोल में है, और नीचे वाली वैल्यू किस में है? केजी में है। तो मोल पर केजी आएगी। यूनिट क्या आएगी? मोल पर केजी। ये देखो, मोल पर केजी, ये देखिए इस तरह से। क्यों? ऊपर वाली वैल्यू को किस में मेजर कर रहे हो? मोल में। नीचे वाली वैल्यू को किस में मेजर कर रहे हो? केजी में। तो मोल पर केजी। मगर केमिस्ट्री में एक दिक्कत है। केमिस्ट्री में क्या दिक्कत है? केमिस्ट्री में दिक्कत यह है कि जो सॉल्वेंट होता है वो जनरली ग्राम में दिया होता है। ये फिजिक्स में होता है कि मास किलोग्राम में दिया जाए, केमिस्ट्री में जनरली मास ग्राम में दिया जाता है। तो मास ग्राम में दिया जाता है तो हमें बार बार इसको किलोग्राम बनाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, इसको ग्राम में लिख दे रहा हूं। तो जब इस फार्मूले को ग्राम में लिखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। जब मास ग्राम में रखोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। जब मास ग्राम में रखोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों? 1000 आ जाएगा। क्लियर है? तो मोललिटी क्या होती है? मोललिटी होती है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व है ना? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। अब मैं उल्टा बताता हूं, यदि कहीं पर ऐसा मेंशन है कि एक्स एम मोलरिटी है, एक्स एम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब उल्टा पढ़ो। आपको मैंने कहा कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल हैं उसे मोलरिटी कहते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, 1 किलोग्राम पानी में, 1 किलोग्राम पानी में 2 मोल सॉल्यूट है, तो मोलरिटी आप सॉल्यूशन बताओ। सब लोग आंसर दो। 1 किलोग्राम पानी में 2 मोल सॉल्यूट है, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बताओ। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो 1 किलोग्राम पानी में कितना सॉल्यूट है? 2 मोल, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 है ना। अब मैं पलट देता हूं। मैंने कहा NaOH सॉल्यूशन की मोललिटी 3 है, NaOH सॉल्यूशन की मोललिटी 3 है। तो आप बताओ 1 किलोग्राम पानी में कितना सॉल्यूट है? NaOH सॉल्यूशन की मोललिटी 3 है, तो 1 किलोग्राम पानी में कितना सॉल्यूट है बताओ। उल्टा पूछ रहे हैं। तो यदि किसी की मोलरिटी 3 है, इसका मतलब वो क्या बता रही है कि 1 किलोग्राम पानी में 3 मोल सॉल्यूट है। यदि किसी की मोलरिटी 3 है तो इसका मतलब वो क्या बता रही है कि 1 किलोग्राम पानी में 3 मोल सॉल्यूट है। यस, क्या ये बात समझ पाए? तो यदि मोलरिटी दी है तो आपको सॉल्यूट के नंबर अपने आप पता है, मगर किसमें पता है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो यदि कहीं लिखा है एक्स मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये क्या बता रहा है? एक्स मोल ऑफ सॉल्यूट, एक्स मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kilogram
या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये बात आप समझ पाए कि नहीं? ये बात आप समझ पाए कि नहीं? क्या ये बात सही है? बेटा खुशी सिर्फ आपका ओपन नहीं हुआ है टेस्ट, बाकी सारे बच्चों का टेस्ट ओपन हुआ है। हो सकता है आपका नेट स्लो चल रहा हो इसलिए आपका टेस्ट ओपन ना हो पाया हो, है ना खुशी? बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है। हाँ, और आप उसको, और ये दिक्कत आ रही तो मैं उनको बोलूंगा, है ना, मैं बोल के सही करा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अभी आप क्रॉस करो आराम से, मैं बोल के सही करा दूंगा, ठीक है? अच्छा, अब आप क्वेश्चन में आ जाओ। एक्स ग्राम, एक्स एक्स मोलरिटी, यदि कहीं एक्स दिए इसका मतलब क्या है? एक्स मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई सबको कि मोलरिटी की डिफिनीशन है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है। और ध्यान रखना सॉल्वेंट बोला गया। दूसरा इसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तीसरी इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर किलोग्राम। और यदि कहीं इस तरह से लिखा है एक्स एम ऑफ सॉल्यूट, एक्स मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? एक्स मोल है सॉल्यूट के, एक्स मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों ने कहा सर ठीक है। तो मैंने कहा यदि ठीक है तो जरा इस डिफिनीशन को बताओ, आंसर बताओ। नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, आंसर दीजिए। A molar solution is one that contains 1 mole of solute in। किसी की मोलरिटी कितनी दी है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? मोलरिटी कितनी दी है? 1। A molar solution is one that contains 1 mole of solute in। नीट 2022 का क्वेश्चन है, आंसर दो। यदि किसी की मोलरिटी 1 है तो वो क्या बताता है कि 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 22.4 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सारे लोग आंसर दीजिए। यस, ये बताता है। यदि किसी की मोलरिटी 1 है तो वो ये बता रहा है कि 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यस यस, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। अब हम लोग धीरे धीरे चीजों को आगे की ओर बढ़ाएंगे कि हाँ यार हम कैसे समझें और कैसे चीजों को निकालें। क्लियर है सबको? यस। अब जब सबको ये बात क्लियर है कि हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई, तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, देखिए, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। जरा सारे बच्चे इस बात को गौर से ध्यान देंगे। देखो, हमारा फार्मूला क्या था? मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मैं ग्राम वाला यूज कर रहा हूं, इनटू 1000। क्या यही फार्मूला है अपना? बताओ। बच्चों ने कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है? यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है? देखिएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखा जा सकता है?
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट ए सॉल्यूट? बताइए, क्या हम मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट? क्यों? क्योंकि ये होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को इधर ले आए तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला है, ये देखो ये फार्मूला है। ये कैसे है देखो जरा, यदि किसी का मास परसेंटेज दिया है, सपोज करो ये दिया है, ये देखो यदि किसी का मास परसेंटेज दिया है और आपसे मोललिटी पूछ रहा है, तो बताओ यदि किसी का मास परसेंटेज दिया है इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, एक्स ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। मैंने इसको पढ़ना सिखाया है, पहला क्या होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्यूशन। तो एक्स ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। ये लो मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, ये निकल आया मोल ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, यहां डाल दो मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट, दोनों चीजें दी, आपको डायरेक्ट मोललिटी पता चल जाएगी, डायरेक्ट मोललिटी पता चल जाएगी। चेक करो, चेक करो, पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। अरे भाई मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया तो ये मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट को क्या करोगे मोल बना लोगे। मास ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया, मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मोलरिटी निकल आएगी। मोलरिटी क्या होगी निकल आएगी 1 सेकंड में, है कि नहीं। मास परसेंटेज को कैसे पढ़ते हो, मास परसेंटेज को ऐसे पढ़ते हो। तो यदि मास परसेंटेज देके कभी भी मोलरिटी पूछता है तो मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा, क्योंकि मास परसेंटेज को ऐसे पढ़ते हो। एक्स क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट एक्स, 100 क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बस फार्मूले में डाल दो, इस वाले में, इस वाले फार्मूले में डाल दो। बच्चों ने कहा सर ऐसा थोड़ी होता है, मैंने कहा क्या, बच्चों ने कहा ना सर ऐसा होता ही नहीं है। मैंने क्या दिक्कत आ गई, बच्चों ने कहा सर जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। तो मैंने कहा कर लो भाई, देखो कर लो भाई, देखिए सब लोग बताएंगे, है ना। कैलकुलेट मोललिटी ऑफ 20% by mass NaOH equals सॉल्यूशन ए। आप सभी बच्चों को आंसर बताना है कि क्या आएगा, है ना। ए 0.2 मोल पर केजी, बी 0.45 मोल पर केजी, सी 3.12 मोल पर केजी, डी नन ऑफ दी। बताओ भाई, सारे बच्चे आंसर बताओ, क्या सही आंसर होगा। आपको ये क्या दिया है मास परसेंटेज, अब मास परसेंटेज को कैसे खोलना है आप बताएंगे, मोलरिटी में कैसे सेट करना है आप बताएंगे। चलो सारे समझदार बच्चे इस बात को करना चालू करें, चलो 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 जल्दी जल्दी। बताओ भाई, बताओ। तो देखो बच्चों,
ये लिखा है 20% W/W। अब इसको पढ़ के सुनाओ। तो इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम कौन है? सल्यूट, NaOH का माच। 100 ग्राम कौन है? सॉल्यूशन। तो बस हमें फार्मूला लगा देना है, मोल ऑफ सल्यूट इंटू 10⁻³ मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मोल बनाने के लिए क्या करते हैं? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल बन गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 20। तो ये आया 0.5 इंटू 1000। इसको मैंने 1000 लिख लिया। अब ये क्या आ गया? 80। ये एक और 0, तो 50 डिवाइडेड बाई 8, 25 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आ गया? 6 चौको 24, 6 कम 6 10, 4 5, ये आ गई। या यूनिट ऐसा लिखो या ऐसा लिख दो, मोल पर केजी। 6.25 आ रही है। तो 6.25 तो कोई आंसर ही नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज है। आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज। यस 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 यस। अब जरा देखो यार बच्चों, ये तो आपको क्या हुआ? मास परसेंटेज दिया है और मोललिटी निकालनी है, तो आपने ऐसे निकाल ली, है कि नहीं? अब मान लो इस चीज को पलट दिया जाए तो कैसे करोगे? देखो, यदि मैं इस चीज को पलट दूं, उल्टा क्वेश्चन दूं आपको, देखिए मैंने क्वेश्चन ये बना दिया, ध्यान दीजिएगा, है ना? आप अच्छे से करिएगा। 1 मोलर कैलकुलेट मास परसेंटेज of NaOH in aqueous solution of 1 molar NaOH solution is A 10% by mass, B 20%, C 17.5%, D none of these। अब मैंने क्वेश्चन को पलट दिया है, मोललिटी देके मास परसेंटेज पूछा है। अब कैसे करोगे? अब कैसे करोगे? मोललिटी देके मास परसेंटेज पूछा है, अब कैसे करोगे बताओ? मोललिटी देके मास परसेंटेज पूछा है, तो अब क्या करोगे? उल्टा कर दो। कैसे? मास परसेंटेज के लिए चाहिए क्या क्या? मैं कह रहा हूं मास परसेंटेज ऑफ NaOH पूछा गया है, मास परसेंटेज ऑफ NaOH पूछा गया है। अब बताओ आपको क्या चाहिए? NaOH का मास चाहिए और वाटर का मास चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? यही तो होता है, मास ऑफ, जिसका मास परसेंटेज पूछा जाए उसका मास ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में कौन कौन है? NaOH है, वाटर है, NaOH है और वाटर है। तो हमें किसका किसका मास चाहिए? NaOH का मास चाहिए और वाटर का मास चाहिए, इतना ही तो चाहिए। कंफर्म है या नहीं? हाँ। अब मैंने क्या तुम्हें सिखाया है कि इसका मतलब क्या है? क्या किसी बच्चे को मैंने सिखाया है कि इसका मतलब क्या है? जरा पढ़ो। यदि किसी सॉल्यूशन की मोललिटी 1 दी है तो इसका मतलब क्या है? भाई मार खा जाओगे, अभी बताया है, अभी बताया है, ड्रामा मत करो, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसका मतलब क्या है? 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है? NaOH प्रेजेंट इन
1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन है। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1। तो यदि सॉल्यूट का मोल गिवन है तो सॉल्यूट का मास नहीं मिल जाएगा। मोल में क्या करो? मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करो। तो देखो NaOH का मास मिल गया। सॉल्वेंट का मास पहले से ही दिया है, मास ऑफ वाटर या सॉल्वेंट कितना दिया है? 1000। दोनों के मास मिल गए कि नहीं मिल गए? देखो दोनों के मास मिल गए कि नहीं मिल गए? यदि मोललिटी दी है इसका मतलब दोनों को मास दिया है। देखो अब यहां डाल दो। देखो मास ऑफ NaOH 40, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 इंटू 100। तो 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1040। तो 400 डिवाइडेड बाई 104। तो 3 बार जाएगा, है कि नहीं? 400 डिवाइडेड बाई 104, 3 दशमलव कितना आ जाएगा? 3.84%। 3.84%। नन ऑफ दीज आंसर हो गए। 3.84%। तो बात समझ पाए कैसे किया मैंने? ये आपको समझ में आया कैसे किया गया? भाई मोललिटी का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है? 1 सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मास भी दिया है, सॉल्वेंट का मास भी दिया है, तो मोल फ्रैक्शन निकल आया। हाँ मोल फ्रैक्शन निकल आया। कर लोगे? कर लोगे? यस। अच्छा अब अगला रिलेशन देखो, अगला रिलेशन देखो, मोललिटी, मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है? इस रिलेशन को जरा समझो। अच्छे से सारे बच्चे समझेंगे, ठीक है? अब जरा देखो, क्या ये बात मैंने आपको पढ़ाई है कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है? क्या ये बात मैंने आपको पढ़ाई है? मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है। क्या ये बात मैंने पढ़ाई है? बताइए। मोल ऑफ सॉल्यूट, लास्ट क्लास में ये बात पढ़ाई थी कि नहीं? मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्या ये बात पढ़ाई है? यस। और यदि किसी बच्चे को नहीं पता है तो 1 सेकंड में हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो, यही तो आया। मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है। हाँ अब यार इस चीज को मैं यदि ऐसे लिखूं तो किसी बच्चे को बुरा लगेगा? देखना, देखना सारे लोग, डरना नहीं। इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, मोल ऑफ सॉल्यूट। अब इसको मैंने खोल दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। भाई मोल को ऐसे ही तो खोलोगे। अच्छा इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मॉलिक्यूलर वेट कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ऐसे।
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। चला गया कि नहीं? हाँ। अच्छा, यदि मैं ऊपर नीचे 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या किसी को बुरा लगेगा? यदि मैं ऊपर नीचे 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या किसी को बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। भाई जितना मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड किया। अब इस चीज को पढ़ के सुनाओ, सारे बच्चे इस चीज को पढ़ के सुनाएं क्या लिखा है। तो काई 1 अपॉन काई 2 इक्वल टू मोल एब्सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 की पावर 3। मोललिटी आ गई। क्या आ गई? मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। ये वाला 1000, ये रिलेशन होता है। तो आप डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हो एज ए फार्मूला, एज ए कॉन्सेप्ट कि मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो काई 1 अपॉन काई 2 इक्वल टू मोललिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। काई 1 अपॉन काई 2 इक्वल टू, हाँ सीएसडी भी लिख दूंगा अभी, काई 1 अपॉन काई 2 इक्वल टू मोललिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000, है कि नहीं? और ये फार्मूला या ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये मैंने बताया है कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट को मैंने जैसे का तैसा ही लिख दिया, मोल ऑफ सॉल्वेंट को खोल दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला गया, 10 की पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 10 की पावर 3 का नीचे से डिवाइड। जिस चीज का मल्टीप्लाई उस चीज से डिवाइड किया है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या आ गया? मोललिटी की डिफिनीशन, मोल एब्सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 की पावर 3। उसकी जगह पे मोललिटी डाल, इसकी जगह पे क्या डाल दिया? मोललिटी डाल दिया। और ये जैसे का तैसा उतार दिया, ये जैसे का तैसा उतार दिया, है कि नहीं? अब बच्चा कह रहा है कि सर, मैंने कहा यस, कह रहा है क्वेश्चन दो सर। मैंने कह रहे यार तुम भी ना बिना क्वेश्चन मानोगे नहीं, कहता ना क्वेश्चन दीजिए। मैंने कहा लीजिए, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को करिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ एस्टिक एसिड इज 0.1, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, बताइए बताइए सभी लोग, सभी लोग इसका आंसर दें। फिर सीएसडी देता हूं, हरिओम वर्मा आंसर दो, हरिओम वर्मा आंसर दो। सारे लोग आंसर दीजिए अच्छे से। नहीं बेटा, मोललिटी की यूनिट मोल पर ग्राम नहीं लिख सकते, डिफिनीशन किलोग्राम में है इसलिए किलोग्राम में लिखते हैं। डिफिनीशन जो है किलोग्राम में, इसलिए किलोग्राम में लिखते हैं। अब देखो मैंने क्या लिखा, काई 1 अपॉन काई 2 मोललिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड क्या है? सॉल्यूस। तो सॉल्यूट का 0.1 है, तो सॉल्वेंट का कितना होगा? 0.9, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके कितना बनते हैं? 1। यदि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है तो समझ जाओ सॉल्वेंट का भी दिया है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है तो समझ जाओ सॉल्यूट का भी दिया है, क्योंकि दोनों का सम 1 है। तो यदि 0.1 सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना हुआ? 0.9। मोललिटी अपने को निकालनी है। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? वाटर। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18। अब कट्टम काट खेल लो, पॉइंट से पॉइंट हट गया। m इक्वल टू क्या आ गया? 1000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 9। ठीक है, तो ये आ गया 500 डिवाइडेड बाई 81।
2 से उड़ा दिया, 2 से उड़ा दिया, है ना। अब डिवाइड होगा नहीं, कर लो। 500 डिवाइडेड बाई 81, तो ये आया 6.17 मोल पर केजी। 6.17 मोल पर केजी, सी आंसर। यस। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं? क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? बताइए। जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वही मोलरिटी का रेशियो होगा। यस। अब जरा यार तुमको सीएचडी दे देता हूं, अभी तक सीएचडी नहीं दिए। मतलब जो मैंने आज पढ़ाया है उसका फॉर्मेट आपको उसके नोट्स नहीं दिए, सीएचडी नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स, वो तो आज मैंने स्टार्ट किया है मोललिटी से। तो सबसे पहले मोललिटी की डिफिनीशन क्या है, शॉर्टकट नोट क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट। क्लियर है पहला पॉइंट? ओ, अब दूसरा, इसका फार्मूला क्या है? तो मोललिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और यदि आपने इसको फार्मूले को ग्राम में लिखा तो मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। इससे हमें यूनिट ऑफ मोललिटी कितनी पता चलती है? यूनिट ऑफ मोललिटी इतनी होती है, मोल पर केजी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मास परसेंटेज और उसमें रिलेशन। तो वो था मोललिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 की पावर 3। ये क्या है? ये फार्मूला जब आपको क्या गिवेन हो, मास परसेंटेज गिवेन हो तब लगाओ। तब आपको क्या गिवेन हो? मास परसेंटेज गिवेन हो, तब आप इसको यूज करो। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया मोल फ्रैक्शन वाला, chi1 अपॉन chi2 मोललिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ये कब यूज करना है? जब मोल फ्रैक्शन गिवन हो, या उल्टा, तब आप ये यूज कर लो, तब आप ये यूज कर लो। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी बातें की है, अभी तक हम लोगों ने इतनी बातें की है। अब एक और रिलेशन, यदि बच्चों क्या दिया जाए, यदि आपको दिया जाए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मास परसेंटेज, मास परसेंटेज न देके वेट बाय वैल्यूम, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वैल्यूम, यदि ये दी जाए तो इस फार्मूले को कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, आपको मास परसेंटेज नहीं दे रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है और वेट बाय वॉल्यूम का परसेंटेज दे रहा है। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं।
मतलब एक क्वेश्चन लिखता हूं जैसे आपको ये पता चले कि ये यूज कैसे करना है, जैसे ये पता चले कि ये यूज कैसे करना है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखें अच्छे से, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। मोललिटी ऑफ equals molality of 20% W by V equals solution of NaOH. If density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। अब ये देखो, अब आपको मास परसेंटेज नहीं दिया है, चेक करो, आपको मास परसेंटेज नहीं दे रहा है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है देखो मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और आपसे कह रहा है मेरे पास 20% वेट बाय वॉल्यूम है। अब इसको पढ़ाना मैंने सिखाया है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, 20 ग्राम क्या है बच्चों, सॉल्यूट है, 20 ग्राम सॉल्यूट है, पहले का पहले से कंपेयर, दूसरे का दूसरे से कंपेयर, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, और यदि यहां V लिखा है इसका मतलब ml, 100 ml क्या है, सॉल्यूशन है, 100 ml क्या है, सॉल्यूशन। चेक करो, परसेंटेज का मतलब 100, पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्यूशन, मगर सॉल्यूट है ग्राम में, सॉल्यूशन है ml में, सॉल्यूशन है ml में। अब यार इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाए, बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाए। तो देखो आपके पास दो तरीके हैं। क्या तरीका है, गौर से देखो, आपने पढ़ा है मोललिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 की पावर 3, यस। फिर क्या पढ़ा है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, यही पढ़ा है ना, हाँ। अच्छा, तो एक तो तरीका यह है कि मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, गौर से देखिए, आपके लिए एक फार्मूला बन गया, और नहीं तो आप फार्मूला ना भी याद रखो तो भी आपका काम हो जाएगा। कैसे, अभी बताता हूं। देखो ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो यदि हमें डेंसिटी दी है तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी कहीं पर डेंसिटी दी जाएगी तो उसका एक ही काम होगा, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना। मैंने आपको पढ़ाया है, देखो यहां पे डेंसिटी गिवन है, तो ये क्या कर रहा है, इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे, ऐसे। डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, मास कितना है 100 ml। तो देखो सॉल्यूशन का मास आ गया, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100, तो सॉल्यूशन का मास आ गया 120 ग्राम। आ गया कि नहीं, आ गया। आप उठा के यहां डाल दो, आप उठा के यहां डाल दो, 120 ग्राम आ गया। सॉल्यूट का मास आपको पहले से दिया है 20 ग्राम, 20 ग्राम। अब मोल ऑफ सॉल्यूट तो आप निकाल ही लोगे, 20 डिवाइडेड बाई NaOH, मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। ये देखिए, तो ये 0.5 100 इंटू 100, कट्टम काट खेल लो, 5 आ गई, कितनी आ गई 5, यस 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 यस, 5 आ गई। अब आप चाहें तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। देखो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन यहां रखना था,
आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल गई, तो आपने ये कर दिया। आपने क्या किया, ये लगा दिया। मगर किसी बच्चे का मन हो कि सर क्या मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, यस। आप इस कॉन्सेप्ट को, ये जो मैंने निकाला ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह ये चीज लिख दो, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर पाओगे। ऐसे देखो, आप डायरेक्ट ऐसे फार्मूला ही बना दो, मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻3। अब देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो मैंने करके दिखाया है। मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट। ये देखो, अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट रखना ग्राम पर एमएल, और इसकी यूनिट आएगी एमएल। जैसे कट के ग्राम हो जाए, जैसे कट के क्या है, ग्राम आए। और जिसको ना ध्यान ना है तो इस फार्मूले को मत याद करो, आप इस फार्मूले को याद रखो, बस आप इसको याद रखो। और मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी वाले फार्मूले से निकाल लेना, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये बात पढ़ा रखी है कि जब भी कहीं डेंसिटी दी जाए तो उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है बताओ जरा। डेंसिटी का काम होता है मास को वॉल्यूम में चेंज करना, वॉल्यूम को मास में चेंज करना। तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा ये फार्मूला याद रखे। याद रखोगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी, याद रखोगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी, और नहीं याद रखोगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों, आपको पता है कि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आपको डेंसिटी जब भी कहीं दी है तो वो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेगी या वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करेगी। जैसे ये देखो हम करके आए, तो ये काम आपको अलग से करना पड़ेगा, फिर वहां डाल देना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ये काम आपको अलग से करना पड़ेगा, फिर वहां डाल देना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत की बात है, तब भी हम कर लेंगे, तब भी हम कर लेंगे। क्लियर है। तो देखो मैं सीएसडी लिखता जा रहा हूं साथ साथ में, है ना, जितना पढ़ाता जा रहा हूं उसके सीएसडी। मतलब आज मैंने जो पढ़ाया वो ये है, बस आज मैंने जो पढ़ाया वो ये है, इतना। एक डिफिनीशन पढ़ाई और इतने सारे फार्मूले प्रूफ करना और उनके क्वेश्चन कराए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं बच्चों आगे बढ़ता हूं। मोललिटी खत्म हो गई। अब मोललिटी के बाद कौन, मोललिटी के बाद कौन, तो मोललिटी के बाद आती है मोलरिटी। मोलरिटी, इसके बारे में डिटेल दो, ये क्या होता है, ये क्या होता है, यस ये क्या होता है बताओ सारे बच्चे। तो देखो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल है उसे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ये देखो 1 लीटर सॉल्यूशन है, देखो फिर सॉल्यूशन में आ गया। सिर्फ मोललिटी ऐसी डिफिनीशन है जो सॉल्वेंट में चलती है। अब देखो ये फिर सॉल्यूशन में आ गया, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल हैं उसे मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ बेटा नीरज, कहां गलत हो गया बताओ नीरज। सर चेक 10 CSD, अच्छा कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या कहीं, डिग 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 डिग, कहां पे बेटा, कहां पे मुन्ना, कहां पे गड़बड़ है। Chi1 अपॉन Chi2 तो सही तो लिखा है। मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा, अच्छा अच्छा, हाँ यहां सॉल्यूट लिखा है, ओके ओके ओके, सही कह रहे हो, मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा, मैं नहीं पढ़ाया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो।
बिल्कुल सही कह रहे हो, मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा, है ना, जल्दी जल्दी में गलत लिख गया होगा, सही किया, थैंक यू बेटा, बताते रहना, बिल्कुल सही है। तो देखो मोललिटी क्या होती है, मोललिटी का मतलब है एक लीटर सोल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल है, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल है उसे मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कहते हैं, उसे मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। जैसे 1 लीटर सोल्यूशन में 4 मोल सॉल्यूट के पड़े हैं तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी होगी, 4 होगी। 1 लीटर सोल्यूशन में, इसका मतलब ध्यान रखना वो सोल्यूशन की बात कर रहा है, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल पड़े हैं उसे मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। तो डिफिनीशन में क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, 1 लीटर को ही 1 डेसीमीटर क्यूब कहते हैं और इसी को 1000 ml कहते हैं ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल हैं उसे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ये देखो उसे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां पर जरा गौर से, यहां पर सारे बच्चे थोड़ा गौर से ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे जरा देखो, यदि आपका सॉल्यूट सॉलिड है, यदि आपका सॉल्यूट सॉलिड सब्सटेंस है, ध्यान दीजिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा लगभग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के। और ये आप डेली करते हो। आप 1 गिलास पानी लो, वो 400 ml पानी है, मैंने 1 गिलास पानी लिया, 400 ml पानी है, अभी प्योर सॉल्वेंट है। मैंने 1 गिलास पानी लिया है, वो 400 ml पानी है, अभी सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट है कि नहीं है, पहले बताओ है कि नहीं है। मैंने 1 गिलास पानी लिया है जो कितना है, 400 ml। अब मैंने इसमें क्या किया, 2 स्पून शुगर डाल दी है और घोल दिया है। अब बताओ सॉल्यूशन का वॉल्यूम लगभग कितना होगा, अब बताओ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया। हमने लिक्विड वाटर में शुगर डाली है 2 चम्मच, बताओ कितना होगा, लगभग सेम। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट हमारा क्या है, लिक्विड है, सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉलिड है। लगभग सेम, यस, लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज होगा नहीं होगा, लगभग वही रहेगा, निग्लेजिबल चेंज है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, 400 ml पानी है, उसमें मैंने 10 ml सॉल्यूट डाला है, अल्कोहल डाल दिया है। अब हमने सॉल्यूट को किस में ले रहे हैं, लिक्विड में ले रहे हैं, सॉल्यूट को लिक्विड ले रहे हैं। 400 ml पानी में 10 ml सॉल्यूट डाल दिया है। अब बताओ, अब चेंज होगा, 410 हो जाएगा। जब आप लिक्विड में सॉलिड डालते हो तो वॉल्यूम में बहुत निग्लेजिबल चेंज आता है। तो मोलरिटी में जनरली सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा। मोलरिटी में जनरली सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के लगभग बराबर होगा। तो आपको कहीं कहीं पे सिर्फ सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया होगा, मगर तुम उसको सॉल्यूशन की जगह डाल दोगे। आपको कहीं कहीं पे सिर्फ सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया होगा, आप उसको सॉल्यूशन की जगह डाल दोगे। क्यों, क्योंकि दोनों लगभग बराबर है, दोनों लगभग बराबर है। तो क्या ये बात समझ पाए, क्या ये बात समझ पाए कि मोलरिटी की डिफिनीशन क्या है, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व है वो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन है। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, ऐसे। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, यूनिट क्या है? लीटर। ये देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक मिनट देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका फार्मूला है। तो अब बताओ यूनिट क्या आएगी? यूनिट क्या आएगी? सारे बच्चे बताएं यूनिट क्या आएगी मोलरिटी की? मोलरिटी की यूनिट क्या आएगी बताओ? तो मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल पर लीटर। यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर। यस, यूनिट आएगी मोल पर लीटर। यस, यूनिट आएगी मोल पर लीटर। अच्छा, यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना दिया जाए तो, यदि मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना दिया जाए तो एक रास्ता है कि हम उसको लीटर बना लें, और एक रास्ता है कि हम उसको लीटर ना बनाए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, यदि वो ml में दिया है तो डायरेक्ट ml में डाल दो, मगर ऊपर क्या है 10 की पावर 3 आ जाएगा, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया है तो आप नीचे ml डाल दो, ऊपर 10 की पावर 3। यूनिट हमेशा मोल पर लीटर ही रहेगी, मोल पर ml नहीं रहेगी। तो मैंने क्या किया, यदि ये ml में दिया है तो मैं ऊपर क्या कर दूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है इतनी बात? बच्चों ने कहा सर क्लियर है, मैंने कहा ठीक है। फिर इसका मतलब बताओ, पहला क्वेश्चन, इसका मतलब बताइए। मोलरिटी ऑफ (3m), मोलरिटी ऑफ NaOH solution is 3m. 3m. How many mole of NaOH dissolve in 1 liter solution? A 3 मोल, बी ठीक है 1 मोल, सी 2 मोल, डी नन ऑफ दिस। बताओ भाई, बताओ सब लोग। यदि आप लोगों को डिफिनीशन अच्छे से आती है तो बताइए। यदि आप लोगों को डिफिनीशन अच्छे से आती है तो बताइए। किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 3m है तो कितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में? बताइए। यस 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 यस, सारे लोग बताएं। 3। क्यों? यदि किसी की मोलरिटी 3 है तो वो ये बताती है कि 1 लीटर में 3 मोल सॉल्यूट है। क्या बताती है? 1 लीटर में 3 मोल सॉल्यूट है। यदि किसी की मोलरिटी 3 है तो वो ये बताती है कि 1 लीटर में 3 मोल सॉल्यूट है। यस, 1 लीटर में 3 मोल सॉल्यूट है। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, अब क्वेश्चन को फिर चेंज करता हूं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन चेंज करता चला जाऊंगा, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे। अच्छा, अब आप लोगों ने जिद की तो मैंने क्वेश्चन ऐसे दे दिया। देखिए, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 20% weight by volume aqueous solution of NaOH। ऑप्शन दे दिया ए। चलो इसको करना है।
अब देखो, आप मेरे से मोलरिटी पूछ रहे हो और दे क्या रहे हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो भाई मोलरिटी का फार्मूला हमारा ये है, क्या है, मोल एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। यही है ना। अब इसको पढ़ना बताओ, ये क्या है, 20 ग्राम किसका मास है, सॉल्यूट का। मैंने आपको पढ़ना सिखाया है, सॉल्यूट कौन, NaOH। और परसेंटेज का मतलब क्या है, 100। 100 ml किसका है, ml क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे V लिखा है। पहला सॉल्यूट है, सॉल्यूट है ग्राम में, ml है, V है सॉल्यूशन है ml में। तो इतने ml क्या है, सॉल्यूशन। इसका मतलब आपको सॉल्यूट का मास भी दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है। सॉल्यूट का मास भी दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है। तो आप कर लो, मोल ऑफ सॉल्यूट मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml में दिया गया है तो ml वाला फार्मूला। तो ये कितना आ गया, 0.5 इंटू 10 कैपिटल M, या फिर 5 मोल पर लीटर। यस यस यस, बात समझ पाए। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे के यदि मोलरिटी पूछ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट सब कुछ दिया है, डायरेक्ट सब कुछ दिया है। अब देखो मैं घुमाने वाला हूं, डरना नहीं है ना। देखना, अब फिर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, फिर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया। ये देखो, ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कम से कम 3 बार पूछा जा चुका है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 60% by mass nitric acid solution if density of nitric acid solution is 1.5 ग्राम पर ml। इस पैटर्न का क्वेश्चन नीट में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। 3 से 4 बार आ चुका है और जेई में भी कम से कम 2 बार आ चुका है। इस पैटर्न का क्वेश्चन नीट में 3 से 4 बार आ चुका है, जेई में 2 बार आ चुका है। और ये आपको आता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। मैं आपको मगर फिर से समझा देता हूं। देखो, हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। अब आप इसको पढ़ना बताओ, ये क्या लिखा है, 63% बाई मास। इसको पढ़ के बताओ, 63 ग्राम कौन है, सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, नाइट्रिक एसिड। 100 ग्राम कौन है, क्योंकि यहां W और W है। 100 ग्राम कौन है, सॉल्यूशन। मगर इत्तेफाक की बात है, यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है, मास नहीं रखना है। तो मैंने क्या पढ़ाया है, यदि कहीं पर डेंसिटी दी होगी तो उसका क्या काम होगा, मास को वॉल्यूम में चेंज करो या वॉल्यूम को मास में चेंज करो। तो देखो, आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो इससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। डेंसिटी ऑफ
यस, अब देखो ऑडियो क्लियर है, अब सभी बच्चे देखें ऑडियो क्लियर है। यस सर, परफेक्ट। तो देखो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो, मगर कोई बच्चा चाहता है कि सर इतनी मेहनत ना करूं, क्या डायरेक्ट कर सकता हूं? तो आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी कर सकते हो। बेटा खत्री, आप उनको लगाना सीखो। फार्मूले सिर्फ एक बार याद किए जाते हैं, मगर रियलाइज करो। जैसे डिफिनीशन में 10 बार बोलता हूं, तो उस डिफिनीशन को रियलाइज करो कि अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब देखो, यदि कोई बच्चा चाहता है कि यार सर मैं क्या इसको डायरेक्ट कर सकता हूं, यस, आपको मैं यहां लिख के देता हूं। अच्छा, अभी सीएसडी नहीं लिखे हैं, अब मोलरिटी के सीएसडी लिखता हूं, मोलरिटी के सीएसडी लिख देता हूं। मोलरिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, मेरे साथ साथ बोलते रहो, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि लीटर में नहीं लिखोगे तो क्या आएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्लियर है? ml। अच्छा, अब आप जरा बात को समझिएगा। अभी सीएसडी और देते हैं। देखो आज जितना पढ़ाया है उसका सीएसडी आज ही मिलेगा। अब मैंने आपको इसकी यूनिट बताई, यूनिट ऑफ मोलरिटी। यूनिट क्या है? सारे बच्चे बोले, मोल अपॉन लीटर। या तो यूनिट ऐसे लिख दी जाती है या पीछे कैपिटल एम लगा दिया जाता है। अच्छा, अब फिर मैंने इसी फार्मूले को ऐसे चेंज कर दिया। अब गौर से देखना बच्चों, यदि मैं इस फार्मूले को ऐसे चेंज कर दूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा? देखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो अभी आपने किया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो आप, तो मैंने कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चला गया, तो ये फार्मूला ऐसे बन गया। ये फार्मूला बच्चों ऐसे बन गया। देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर आ गया, और इसकी यूनिट ध्यान रखना, ग्राम पर ml। तो यदि आप डायरेक्ट चाहो तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप देखो डायरेक्ट तो चीज दी है आपको। देखिए आपको क्या दिया है? मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। मगर फिर भी कोई बच्चा चाहे कि सर क्या इससे भी इजी आप कर सकते हो, कोई बच्चा कह रहा है कि सर क्या आप इससे भी इजी कर सकते हो, तो हां हम इससे भी इजी कर देते हैं। देखो इससे भी इजी कर देते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि इस पे खूब क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको 3-4 तरीके बता देता हूं। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मास परसेंटेज।
आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मोलरिटी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डरना नहीं कोई भी बच्चा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml। आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो, मगर मैं बिल्कुल फार्मूला बहुत ज्यादा डायरेक्ट लगाने के इच्छुक नहीं रहता, क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट फार्मूला यूज करते हो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होता है, आप उसके बारे में थोड़ा सोचते भी हो। मगर यदि कोई बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डअप है और उसको स्पीड बढ़ानी है तो वो डायरेक्ट भी यूज कर सकता है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml। आपको मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला लगा के दिखाता हूं, उसी क्वेश्चन में ये देखो, मैं उसी क्वेश्चन में ये देखो डायरेक्ट फार्मूला लगा के दिखाता हूं आपको। इधर मेथड नंबर 2 ग्रीन पेन से लगाता हूं, जैसे आपको दिखे, देखो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर ml। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर ml डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं। देख लो, तो आपको मैंने 3 तरीके बता दिए हैं, 1 2 नहीं 3। देखो, एक आप बेसिक इस फार्मूले से कर लो, एक वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल के बेसिक इस फार्मूले से कर लो, जैसा मैंने क्वेश्चन करके दिखाया। दूसरा आप इस फार्मूले से कर लो, तीसरा आप इस फार्मूले से कर लो। वही क्वेश्चन है, उसके करने के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट पर नीट में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, और जो मैंने क्वेश्चन कराया है यही क्वेश्चन नीट में ये भी आया है। HNO3 वाला आया है, HCl वाला आया है, H2SO4 वाला है। कभी वो HCl लिखते हैं, कभी H2SO4 लिखते हैं, कभी HNO3 लिखते हैं। HNO3 वाला क्वेश्चन आपकी NCERT की बैक एक्सरसाइज में है। हाँ बिल्कुल बेटा दे रहे हैं। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? पहले ये बताओ, और समझ पाए हो तो इसी बात पे क्वेश्चन कर दो, फिर छुट्टी करा लिया जाए। क्वेश्चन करा लिया जाए क्वेश्चन, फिर क्लास ओवर कर दें। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ सब लोग, ठीक है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 98% बाय मास H2SO4 solution, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, बताइए। ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं। बताओ भाई, ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है। यहां पर डेंसिटी शायद 1.35 होती है, बस इतना डिफरेंस है। बताइए इसका आंसर सब लोग बताएं। यस 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 यस, इसका आंसर क्या होगा? कैसे? देखो, मोलरिटी इक्वल टू मास परसेंटेज
इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, यूनिट ध्यान रखना ग्राम पर ml होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज कितना दिया है 98 इंटू 10, डेंसिटी कितनी दी है 1.2, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 होता है। यस 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 वेल, क्लियर है। तो अभी मैं इसी जगह पे खत्म कर रहा हूं, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, कल कंसंट्रेशन टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, कल कंसंट्रेशन टर्म आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी फिजिक्स की, तो आप अच्छे से फिजिक्स की क्लास कर लीजिए। कल कंसंट्रेशन टर्म पूरा खत्म करेंगे, कल टेस्ट पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी थी, और फिर मैं बताऊंगा किसने कितने क्वेश्चन किए हैं तो उसने बेस्ट किया है, इतने क्वेश्चन कर दिए हैं तो बेस्ट है, इतने क्वेश्चन कर दिए हैं तो गुड है, इससे कम किए हैं तो बैड है। ये सारी एनालिसिस टेस्ट की मैं कल दूंगा, और कल टेस्ट का सॉल्यूशन भी दूंगा। इसके पीछे मैंने टेस्ट लगा दिया है, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट जरूर दे दें। इसके पीछे मैं पूरा टेस्ट लगा दे रहा हूं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा लगा हुआ है, विद सॉल्यूशन विद आंसर की। ये देखिए, आप इसको अच्छे से दे दीजिएगा, आप इसको अच्छे से दे दीजिएगा, और अगले संडे किस चीज का टेस्ट है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। बाय बाय, अब मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।